हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र के अध्याय 4 के 4.11 प्रारंभिक प्रविष्टि को बताने वाला हूं। तो ये प्रारंभिक प्रविष्टि क्या होता है, तो चलो मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूं। देखो, सभी व्यापारी प्रत्येक वर्ष के आरंभ में नई पुस्तकें बनाते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष के जो शेषों को अगले वर्ष की पुस्तक में लाना होता है। ठीक है, जो पिछले वर्ष के जितने भी शेष बचे हुए हैं, जैसे मान लो कोई कर्जा लिए हैं, उनको पटाया नहीं है, और पटाना कौन से साल था, जैसे कि अभी मान लो कौन सा साल चल रहा है, अभी चल रहा है 23-24, है ना, 23-24 चल रहा है, तो इसी साल पटाना है। अगर इसी साल नहीं पटाएगा तो जब अगले वर्ष आएगा तो अगले वर्ष में नई प्रविष्टि बनेगा, है ना, नया खाता बनेगा। तो उस नया खाता में जितना बाकी है ना, उन सबको आगे में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अतः प्रत्येक वर्ष के जनरल में प्रथम प्रविष्टि पिछले वर्ष के पुस्तकों से पिछले वर्ष की संपत्तियों तथा दायित्वों के शेषों को नई पुस्तकों में लाने के लिए की जाती है, क्योंकि यह प्रथम प्रविष्टि होती है, इसलिए इसे प्रारंभिक प्रविष्टि भी कहते हैं। प्रारंभिक प्रविष्टि में पिछले वर्ष की सभी संपत्तियों के खातों को डेबिट किया जाता है। ध्यान देना, है ना, सभी खातों को क्या किया जाता है, जो प्रारंभिक प्रविष्टि है और जो पिछले वर्ष से आए। मान लो अभी 23-24 है, अगर 23-24 से ये अगले वर्ष कहाँ पे चला जाएगा, 25-26, है ना, तो 25-26 में चला जाएगा, तो उन सभी को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ध्यान देना, डेबिट किया जाता है, क्योंकि संपत्तियां हमेशा डेबिट शेष से ही प्रदर्शित होता है। और ये संपत्ति के बारे में भी जानते हो कि संपत्ति हमेशा डेबिट को ही प्रदर्शित करता है ना, और क्रेडिट को लायबिलिटीज मतलब दायित्व प्लस पूंजी जो है क्रेडिट को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया। तो संपत्ति जो है हमेशा डेबिट को ही प्रदर्शित करता है, तथा दायित्व के खाते और पूंजी, देखो यहाँ पे दायित्व और पूंजी दोनों आ रहा है ना, तो ये हमेशा किसको प्रदर्शित करेगा, क्रेडिट को, जैसे हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है ना, वैसा ही है। तो क्योंकि ये हमेशा क्रेडिट से प्रदर्शित करते हैं, यदि प्रश्न में पूंजी की राशि न दे रही हो तो संपत्ति के जोड़ में से दायित्व को जोड़ घटाकर शेष बची हुई राशि को पूंजी माना जाता है। जोड़ घटा करके आपको पता है ना किस तरीके से अगर पूंजी निकालना है, तो पूंजी बराबर क्या करते हो, पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, घटा दोगे तो आएगा कि नहीं आएगा, पूंजी बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो पूंजी इसी प्रकार से निकाला जाता है। तो पूंजी निकालने के लिए संपत्ति में दायित्व को घटा दोगे तो क्या निकल जाता है, पूंजी निकल जाता है। क्लियर हुआ। और इसे प्रविष्ट के क्रेडिट के लिए लिया जाता है। देखो यहाँ पे क्रेडिट में लिखा जाता है। इसके विपरीत यदि दायित्व का जोड़ संपत्तियों से अधिक हो तो अंतर की राशि को ख्याति मानकर प्रविष्ट के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ध्यान देना, अगर थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, समझो, ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका संपत्ति वाला लाइन, है ना, और ये वाला हो गया कौन सा, दायित्व प्लस पूंजी, मतलब उसे हम क्या कहते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं, या डायरेक्ट दायित्व बस बोल देते हैं। ठीक है, दायित्व। तो यहाँ पे समझो कि ये आ गया 2000, है ना, 2000 ये आ गया, और यहाँ पे कितना है, 2050 हो गया, तो 50 रुपये का अंतर हो रहा है। तो दोनों में कोई भी कंडीशन में अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 50 रुपया यहाँ पे लेना है कि अंतर कितना आ रहा है, 50 का, तो ये अंतर में आपको लिखना है। समझ में आ गया। अब दोनों को अगर हम देखें तो अब क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। क्लियर। आगे जो प्रश्न में ना आपको और अच्छे समझ में आएगा, प्रश्न में एक चार्ट बनाया है इसको समझाने के लिए। तो देखो, जो एग्जाम्पल नंबर जो ये 14 है, चौथा है ना, चौथा देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो कैश दिया हुआ है 8000, है ना, बैंक बैलेंस 20000 कह रहा है, 54,000 स्टॉक है। ठीक है, डिबेटर लिखा हुआ है 47,000। ये जो 47,000 है ये अशोक से है, पवन से है और विवेक से, है ना, और मशीन में 60,000 रुपये खर्चा। ध्यान देना, ठीक है, ये जो लिखा है ये कौन सा टॉपिक है, एसेट का, एसेट का टॉपिक है, मतलब ये पूरा का पूरा क्या होगा, डेबिट का होगा। DR लिखते हैं ना, डेबिट वाला टॉपिक जो है इसका हिस्सा है, ये सभी के सभी डेबिट के पक्ष में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लायबिलिटी आ रहा है, यहाँ पे लायबिलिटी शब्द है। लायबिलिटी मतलब दायित्व प्लस पूंजी दोनों मिलके बनता है ना, तो लायबिलिटीज को हम दायित्व भी बस बोलते हैं, या फिर दायित्व प्लस पूंजी दोनों मिलके ये बनता है। तो यहाँ पे देखो क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर में देखो इसका हिस्सा कितना है, एक तो चमन लाल का 7000 और ओमपाल का 13,000। ठीक है, और कैपिटल, यहाँ पे ये जो कैपिटल है ये पूंजी है, कुल पूंजी 2 लाख रुपये। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चार्ट बनाते हैं।
तो देखो चार्ट कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है ना। पहले किसको लिखा जाता है, सन को, फिर मंथ को, फिर डेट को लिखा जाता है। ठीक है, अब डेबिट पक्ष में जितना भी था ना, मतलब एसेट के साइड में, ठीक है, एसेट के साइड में जितना था उन सभी को हमें कहाँ पे लिखना है, डेबिट के साइड में लिखना है। तो देखो ये है रोकड़ वाला, सेम टू सेम था, हिंदी में हम इसे रोकड़ कहते हैं, रोकड़ खाता से, है ना। तो रोकड़ खाता से, या अंग्रेजी में हम कैश अकाउंट से कहते हैं, ठीक है, कैश अकाउंट कहते हैं। तो रोकड़ खाता, या फिर आप अंग्रेजी में इसे कैश अकाउंट कह सकते हो। 8,000 दिया हुआ था, है ना। तो 8,000 हमने क्या किया, जो संपत्ति के साइड में था, जो एसेट लिखा हुआ था, एसेट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, संपत्ति कहते हैं। तो संपत्ति में हम कितना रखेंगे, 8,000 रुपये। और ध्यान देना, ये जो डेबिट वाला जो पक्ष है ना, DR लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, ये डेबिट वाला है। तो डेबिट जब भी कोई चीज़ होता है तो इसका मतलब ये है कि आप पैसे का कहीं ना कहीं उपयोग कर रहे हो, चाहे आप सामान खरीदी में उपयोग कर रहे हो, चाहे आप बैंक से निकाल के किसी को दे रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं पैसे का उपयोग कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप डेबिट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? अगर आप सामान खरीदते हो तो भी आप डेबिट कर रहे हो, ध्यान देना, सामान खरीदते हो तो भी आप डेबिट ही कर रहे हो। तो ये सब के सब क्या है, डेबिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इन सारे पैसों का उपयोग कर रहे हो। समझ में आ गया? तो 8,000 रुपया कैश अकाउंट का मतलब क्या है कि 8,000 रुपया आपने रोकड़ के रूप में निकाला अकाउंट से, इनका कहने का मतलब है। तो रोकड़ अकाउंट, है ना, कैश आपने कराया, पैसे के रूप में जो अकाउंट में पैसा था उसको कैश के रूप में निकाला। तो क्या हो गया, अकाउंट से कम हो गया ना, आपके क्रेडिट अकाउंट से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आ रहा है ये? इसीलिए ये डेबिट के साइड में लिखा गया है, कैश अकाउंट। ठीक है, अब बैंक बैलेंस पे आते हैं। तो बैंक बैलेंस 20,000 रुपया, ठीक है, खाता से 20,000, इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, खाता से 20,000। तो देखो कैश यहाँ पे रोकड़ कराए हैं 8,000 रुपया जो कैश के रूप में, खाता से यहाँ पे निकाल रहा है, ये बैंक खाता है ना, बैंक अकाउंट मतलब खाता से 20,000 रुपया निकाल रहा है। अब कहाँ खर्चा करेगा, ये निकालने के बाद अपने हिसाब से कर सकता है, मतलब ये 20,000 खर्चा कर रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो 54,000 रुपया जो है स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या कह सकते हैं, जो आपके पास माल है ना उसको हम स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक के रूप में 54,000 रुपये का सामान आपने खरीदा होगा, तो ये स्टॉक हो गया। इसके बाद जो 47,000 है, देखो 47 है ना, 1000, 3 जीरो लगा दो। तो 47,000 जो है ये तीनों के लिए है ना। तो अशोक से 12,000 लेने हैं, समझो अब, ठीक है, अशोक से 12,000 लेना है, पवन से 12,000, 20,000 विवेक से, कुल मिलाकर तीनों को अगर जोड़ेंगे 47,000 होगा ना। तो उसी 47,000 को किस तरीके से डेबिट के पक्ष में लिखना है ये बता दिया। तो अशोक से 12,000 लेना है, मतलब 12,000 नहीं मिला है, मतलब आपको क्या है, आपके पास क्या है, डेबिट ही हुआ है ना। या ये कह सकते हैं कि उनको 12,000 रुपये दिए, नहीं लेना मत दो, देना कह दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अशोक को 12,000, पवन को 15,000 और विवेक को 20,000, तभी तो डेबिट कहलाएगा ना। आप कहीं ना कहीं खर्चा कर रहे हो, या वो देगा तो भी खर्चा ही हो रहा है, ठीक है, मतलब आपको मिला नहीं है अभी तक। तो ये दोनों कंडीशनों में ये नुकसान पे ही जा रहा है। इसके बाद मशीन के लिए 60,000, मशीन आपने खरीदा उसके लिए 60,000 रुपया, ठीक है, मशीन के लिए 60,000। अब इन सभी का देखो, जो एसेट अकाउंट था उनमें यहाँ से यहाँ तक के टोटल बिलिंग दिया हुआ था, इन सभी का अगर टोटल करेंगे तो टोटल कितना होगा, 1,89,000, है ना, 1,89,000 होगा। तो ये जो 31,000 है ये कहाँ से आ गया, 31,000 तो एसेट में दिया नहीं था, है ना, एसेट में 31,000 नहीं दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो 8,000 है ना, 20,000 है, 54,000 है, 47,000 को 3 हिस्सों में देखो इस तरीके से, और 60,000। यहाँ पे कहीं पे 31,000 है क्या, नहीं है ना, 31,000 नहीं दिया। तो ये 31,000 कहाँ से आया, सबसे बड़ा डाउट यही रहेगा आपके मन में। पहला प्रश्न क्या उठने वाला है कि ये 31,000 कहाँ से आया। अब हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो दायित्व वाला है ना उस टॉपिक को पहले देखेंगे। दायित्व का 20,000 है, जिनको 2 हिस्सों में इस तरीके से बांटा गया, और पूंजी का 2 लाख है ना। तो इस 7 और 13 को पहले हम क्रेडिट अकाउंट में रख लेते हैं, क्योंकि लाइबिलिटीज क्या करता है, दायित्व को प्रदर्शित करता है, मतलब पूंजी वाले लाइन को, क्रेडिट को प्रदर्शित करता है। तो क्रेडिट को प्रदर्शित करेगा, तो देखो क्रेडिट वाला लाइन यही 7,000, 13,000, और कुल कितना है, कुल है 2 लाख, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 2 लाख। तो इन सभी को अगर जोड़ोगे तो कितना होगा, अब बताओ कितना होगा जोड़ने पर ये आ रहा है 2,20,000 आएगा ना, 2,20,000 जोड़ने पर, बिल्कुल जोड़ने पर आएगा 2,20,000। लेकिन इनका भी योग, ये जो डेबिट वाला जो ये पक्ष है, इनका भी योग कितना होना चाहिए, 2,00,000
20,000 होना चाहिए, लेकिन 2,20,000 नहीं है। कितना है? 1,89,000 है। तो 1,89,000 है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में ये 2,00,000 जो 20,000 है, समझो ये जो 2,20,000 है, इसमें 1,89,000 को घटाओगे तब प्राप्त होगा 31,000। ठीक है, दोनों को जब 2,20,000 में 1,89,000 को घटाओगे कितना प्राप्त होगा? 31,000। तो इस 31,000 को आपको किस पक्ष में लिखना है? क्रेडिट के साइड में कि डेबिट के साइड में? कम कहाँ पे है? डेबिट के साइड में, है ना। तो डेबिट के साइड में इसे लिखना है कि ये जो 31,000 है ये यहाँ पे रहेगा, और इसको एक नाम दे दिया है गुडविल एसी, है ना, गुडविल एसी। तो गुडविल एसी का मतलब है अच्छे कामों में कह सकते हो। ये जो 31,000 पैसा है ये अच्छे कामों में कहीं लगाया गया है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी नहीं दिया है, तो अपने हिसाब से इन्होंने गुडविल एसी करके किसी अच्छे कामों में लगा दिया गया है 31,000 को। तब इनका कुल योग कितना हुआ? 2,20,000, और इनका भी 2,20,000 हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ ये टॉपिक? देखो यहाँ पे फिगर आउट करके यहाँ पे बता दिया है ना। टोटल लायबिलिटीज जो है इतना होता है, और इसका इतना निकला था एसेट का, तो दोनों को जब हमने घटाया तभी कितना है? 31,000 आया। तो इसी को गुडविल एसी करके दे दिया गया है ना। और ये पूरा का पूरा देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल को लिख दिया गया है। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब अगला देखो, कुछ अन्य महत्वपूर्ण सौदों का नकल बही में लेखा करने नियम, जैसे कि जीवित रहतिया। यहाँ पे जीवित रहतिया देखो, जीवित रहतिया का मतलब है जानवर से संबंधित। रहतिया का मतलब आपको यहाँ पे समझना है कि जो जानवर है उनको क्या कह दिया जाता है? जो स्टॉक है ना। अब जानवर ये नहीं कहेंगे कि रहतिया का मतलब जानवर नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन जो चीज़ जीवित चीज़ है, जैसे कि मुर्गी है ना, मुर्गी भी क्या है? जीवित है। तो मुर्गी पालन होता है ना, बकरी पालन होता है ना, जानवर पालन होता है ना। हाँ, तो उसी को जीवित रहतिया से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम लाइव, अंग्रेजी में लाइव स्टॉक कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो। व्यवसाय में कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानवरों का क्रय किया जाता है। जानवरों को क्रय करना मतलब खरीदना। ठीक है, तो कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों को खरीदा जाता है। यह जानवर व्यवसाय की संपत्ति होते हैं, व्यवसाय की संपत्ति होते हैं। भाई हमारे लिए तो जब हम उसे खरीद के लाएंगे, चाहे देखो जानवर जैसे गाय खरीदते हैं तो दूध बेचने के लिए खरीदते हैं ना, तो दूधों के लिए किया जाता है ऐसा। तो वो क्या है? हमारे लिए संपत्ति है गाय। इनका लेखा जीवित रहतिया खाते में किया जाता है। ठीक है, जीवित रहतिया खाते में किया जाता है। इस संबंध में प्रविष्टियाँ इस प्रकार होती है। पहला, जानवर क्रय करने पर, है ना। पहला क्या है? जानवर क्रय करने पर। तो जानवर जब क्रय करोगे, खरीदोगे, तो आपको क्या करना है? जीवित रहतिया खाता लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? डेबिट अकाउंट में, ये डेबिट अकाउंट है, याद रखना। ठीक है, क्रय करना पूरा का पूरा क्या है? आप खरीद रहे हो। ठीक है, खरीदना तो मैंने आपको बताया था कि खरीदने से जितने भी संबंधित है वो डेबिट अकाउंट में होता है। तो जीवित रहतिया खाता, है ना, इसका मतलब ये क्या है कि आप खरीद रहे हो। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट अकाउंट जाते हैं ना। क्रेडिट अकाउंट नहीं कहेंगे हम लोग, पैसे से खरीदोगे तो रोकड़ खाता। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? रोकड़ खाता लिखोगे। तो जीवित रहतिया मतलब जानवरों के बारे में बता रहा है। तो जानवर जो है लाइव स्टॉक, देखो अंग्रेजी में भी यहाँ पे लिखा है ना, दोनों चीज़ यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। अगर आप दोनों भाषाओं का उपयोग कर सकते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन आप हिंदी का उपयोग कर रहे हो तो मतलब आप हिंदी का उपयोग भी कर सकते हो और दोनों का भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इनमें से एक ही करो, है ना, दोनों का उपयोग कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब यही है। तो देखो, सबसे पहले जीवित रहतिया खाता। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि हम रोकड़ को पहले लिखें कि जीवित रहतिया खाता को पहले लिखें। तो ध्यान देना, यहाँ पे जानवर को क्रय करने से संबंधित है, और जानवर को क्रय कर रहे हैं तो जानवर को क्रय करने से संबंधित है। तो क्या है? हम जानवर खरीद रहे हैं, मतलब जीवित रहतिया कर रहे हैं ना। तो जीवित रहतिया, इसलिए पहला जो टॉपिक हमारा बना है वो जीवित रहतिया बना है, ना कि कैश खाता। नीचे में उसके बाद क्या बनाया गया है? कैश खाता बनाया गया है ना। कैश खाते से जानवर को खरीदा गया। और यहाँ पे देखो, ये जो नाम है ये आपके, ये पहला बिंदु पॉइंट है, उससे लिया गया है, जानवर का क्रय किया गया। तो ये जो टॉपिक है वो हेडिंग से ही रहता है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं हुआ आपको? अब अगला देखो, दूसरा में आपको और थोड़ा सा स्पष्ट समझ आएगा। जो अभी समझ नहीं आया ना वो भी टॉपिक समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसे टॉपिकों के जो यहाँ पे चार्ट बना है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो कई लोग बोलते भी हैं कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट, थोड़ा विस्तार से समझाइए। चलो विस्तार से देख लेते हैं इनको। देखो, अब क्या कर रहा है? जानवरों की मृत्यु होने पर उसकी खाल से कुछ राशि प्राप्त होना। अब मुझे कुछ पैसा मिलेगा। पैसा मतलब रोकड़, ध्यान देना। पैसा मतलब क्या होगा? रोकड़ मिलना। तो मैं पहले
जीवित रहतिया को लिखूंगा कि रोकड़ को लिखूंगा? ध्यान दो भाई, मेरे पास पहले से जानवर है ना, इस बार मैं खरीद नहीं रहा हूँ, तो खरीद नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं जीवित रहतिया तो लिख नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर जानवर की मृत्यु होने पर, ध्यान देना है ना, जानवर की मृत्यु होने पर उसके खाल से कुछ राशि प्राप्त होना, तो राशि प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है? पहली प्राथमिकता क्या है? पैसे मिलना। पैसे मिलना मतलब रोकड़, तो इसलिए यहाँ पे रोकड़ लिखा गया। पहला जो नंबर में है वो रोकड़ है। समझ में आ गया? इसके बाद जीवित रहतिया से नुकसान खाता, जीवित रहतिया खाते से। तो देखो, जीवित रहतिया से नुकसान खाता, यहाँ पे लिख दिया गया है कि जीवित रहतिया में जानवर थे, उनमें से कितने जानवर मैं ये नहीं बताया, लेकिन जीवित रहतिया से नुकसान हुआ है, तो नुकसान खाते से लिखा जाएगा ना, और जो जीवित रहतिया खाते से है उसको क्या कर दिया जाएगा? इसे घटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसे लिखना है, ठीक। और ये जो नाम है, ये वाला जो नाम है, ये हेडिंग है। जानवर की मृत्यु हुई, उसकी खाते से आंशिक राशि प्राप्त हुई, ठीक है। मृत्यु हो जाने पर उसके खाल, जो जो चीज़ है ना, उनको बेच दिया जाता है। जैसे उनकी मृत्यु हो जाता है तो कुछ चीज़ों को बेच दिया जाता है, तो उनसे जो प्राप्त राशि है उनके बारे में बताया, आंशिक राशि प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ ये टॉपिक? अब देखते हैं आयकर। आयकर क्या होता है? विभिन्न करों में स्थानीय कर, विक्रय कर अथवा उत्पाद कर व्यापारिक व्यय माने जाते हैं, परंतु आयकर व्यक्तिगत व्यय माना जा सकता है, अतः इसका लेखा आहरण खाते में किया जाता है। चलो आयकर के बारे में मैं बता देता हूँ। आयकर एक प्रकार का जिसे हम अंग्रेजी में हम टैक्स कहते हैं ना, तो आयकर मतलब टैक्स है। टैक्स आप तब दोगे जब आपका इनकम, जब आप किसी चीज़ को बेचोगे, है ना। खरीदने में आपको आयकर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका नुकसान हो, लेकिन बेचने पर आपको फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा अगर 3 लाख से ज़्यादा होता है तो 10%, अगर 10 लाख से ज़्यादा होता है 20% टैक्स, और 20 लाख से ज़्यादा होगा तो 30% टैक्स देना होता है। ये नियम है ना। तो 20, 10, 20, 30 इस प्रकार से टैक्स का है। शायद 30% में ज़्यादा है, 20 या 50 लाख पे है शायद 30। ये मुझे थोड़ा सा जानकारी एकदम कन्फर्म पता नहीं है, ठीक है, ये देख लेना। तो 20-30 पे इसी प्रतिशत के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। तो आयकर वही है, जब आप कोई सामान को बेचते हो तो बेचने पर आपका इनकम अगर टोटल जो है 3 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो आप आयकर के इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते, मतलब आयकर के दायरे में आ जाते हो, है ना। तब आप टैक्स देते हो। तो टैक्स किस प्रकार दिया जाता है? देखो, आयकर देने पर तो उसे क्या कहा जाएगा? पहली आयकर दे रहे हो तो उसको कौन सा खाता कहा जाएगा? जो पहला खाता होगा, देने वाला आयकर खाता होगा ना, मतलब आहरण खाता, है ना। आयकर खाता मतलब आहरण खाता, आहरण आप दे रहे हो तो आहरण खाता। इसके बाद क्या हो गया? रोकड़ खाता, क्योंकि आप कैश के रूप में दे रहे हो तो दूसरा क्या है? कैश खाता। तो आयकर का भुगतान किया, इस तरीके से क्या बनेगा? एक खाता बनेगा, देख सकते हो, ठीक है। अगर आयकर आप ज़्यादा पटा देते हो तो आपको वापसी भी करता है, तो इसके लिए भी खाता बनता है। यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है ना। उसके लिए भी क्या बनता है? खाता बनता है। जब आप ज़्यादा दे दोगे तो खाता बनता है। तो पहले क्या होगा? तो रोकड़ वापस करेगा ना, तो पहली क्या हो जाएगा? रोकड़ आगे आ जाएगा, ठीक है, ये पहला लाइन में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? आपका आयकर आहरण खाता हो जाएगा। मतलब ये अलट पलट जाएगा। समझ में आ गया आपको? ये टॉपिक अब अलट पलट जाएगा, ठीक। अब आते हैं 4.12 पे। 4.12 वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम GST कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं ना। तो चलो, ये जो GST लागू हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं, और ये होता क्या है। भारत में वस्तु के उत्पादन, व्यापार, क्रय विक्रय एवं वितरण पर विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, राज्य बिक्री कर या वेट, प्रवेश कर, व्यापार कर आदि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते थे। साथ ही विभिन्न सेवाओं की पूर्ति पर सेवा के रूप में कर वसूला जाता था। भारत सरकार ने इन सभी करों, उपकरों, शुल्क एवं दरों को समाप्त कर एकीकृत कर व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से माल एवं सेवा कर, जिसे हम GST के नाम से जानते हैं, इसे लागू किया गया, ठीक है। इसे क्यों लागू किया गया? क्योंकि अनेक प्रकार के जो कर थे उनको हटा के सिर्फ एक कर बनाया गया, इसलिए GST को लागू किया गया। आप सिंपल और सरल शब्दों में इसका परिभाषा दे सकते हो। क्लियर हुआ ये टॉपिक? माल एवं सेवा अर्थात GST से आशय ऐसे कर से है जो भारत में वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति पर निर्धारित दरों से आरोपित एवं वसूला जा रहा है।
यह कर एक संघीय कर है, अर्थात किसी राज्य में माल या सेवा की पूर्ति पर केंद्रीय कर एवं राज्य कर लगता है एवं अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति पर एकीकृत जीएसटी लगता है। यह कर बहुबिंदु लगता है, जो कि माल या सेवा की पूर्ति के प्रत्येक चरण पर मूल्य संवर्धन पर कर वसूलना ही जीएसटी का मूल आधार है। ठीक है, तो ये जीएसटी के बारे में जो थोड़ा सा जानकारी था, यहाँ पे इसे मैं पढ़ के भी बता दूं और आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी भी पहले ही मैंने जीएसटी के बारे में बता दिया था ना, स्टार्ट होने से पहले। इसके बाद आते हैं कर कैसे लगता है। तो देखो जीएसटी में माल कर करारोपण की दरें। तो देखो पहला क्या है, शून्य दर, मतलब ऐसे कुछ वस्तु हैं जिनमें जीएसटी लागू ही नहीं होता, जैसे कि मुफ्त वस्तु एवं सेवाएं में, जैसे कि आपका अनाज है, अनाज में कोई कर नहीं लगता है, दूध में भी नहीं लगता है, ये हमेशा उपयोग होने वाले हैं। और ये ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि इंसानों के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं ना, जिनका उपयोग इंसान हमेशा हर दिन करता है, तो उनमें कोई टैक्स सरकार नहीं लगाता है। जैसे अनाज, दूध, नमक है, शिक्षा सेवा है, स्वास्थ्य सेवा, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। जैसे ही इनके अलावा ऐसी भी चीज़ें होती है जैसे कि जो हमेशा उपयोग नहीं करते, तो उन पर टैक्स लगाया जाता है। जैसे कि न्यूनतम दर 0.25% कह रहा है कच्चे हीरो से संबंधित माल। अगर कच्चा हीरा अगर खुदाई के दौरान कहीं मिल जाता है, ठीक है, तो उनकी बिक्री उकरी के लिए जो टैक्स लगता है वो न्यूनतम 0.25% का कर लगता है, कह रहा है। इसके बाद देखो तीसरा 3% जो टैक्स लगता है, जीएसटी टैक्स, तो ये किस पे लगता है, तो बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी, हीरा, इनमें 3% लगाया जाता है। अगर इसमें ज़्यादा जीएसटी लगा दिया जाएगा तो लोग इसे खरीदेंगे नहीं, इसलिए बहुमूल्य जो धातु होते हैं उसमें सोना, चांदी, हीरे जो है, इसमें 3% ही जीएसटी लगाया जाता है। फिर 5% जीएसटी पे आते हैं। सामान्य उपयोग की वस्तु, यात्री एवं माल परिवहन सेवा, होटल रेस्टोरेंट सेवा, जैसे आप होटल में जाते हो, खाना खाते हो ना, तो 5% का टैक्स लगता है। इनका कहने का मतलब है यात्री जैसे कहीं पे रुकते हो तो उसमें भी 5% का ही टैक्स लगता है। अगर इससे ज़्यादा अगर आपसे लिया जा रहा है तो आप इसके शिकायत कर सकते हो और आप उन्हें बता भी सकते हो कि इन पे सरकार ने सिर्फ 5% टैक्स लगाया, आप इससे ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते। इसके बाद आते हैं 12% टैक्स। तो 12% टैक्स किस पे लगता है, तो 12% टैक्स जो है दवाइयाँ पर लगता है, स्टेशनरी और खिलौना, जबकि दवाइयों पे नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इसने स्टेशनरी पे भी नहीं लगना चाहिए और खिलौने पर चलो खिलौने पर लगाया जा सकता है, दवाइयों पर नहीं लगाना चाहिए। कम से कम दवाइयों पर तो नहीं होना चाहिए 12% टैक्स जो लग रहा है वो। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि दवाई जो है स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है भाई। कोई कभी हम बीमार पड़ते हैं तो दवाइयों का जो रेट अगर हाई हो जाएगा तो हम उसे खरीद नहीं पाएंगे ना। कई ऐसे दवाई हैं जिसका कीमत हज़ारों रुपये से भी ज़्यादा है, तो दवाइयों पर इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिए। 12% टैक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद 18% टैक्स है दर वाली सेवाएं एवं माल, ये आरामदायक एवं सुविधाजनक, जैसे कि चॉकलेट, बिस्कुट, साबुन, है ना, यहाँ पे देखो चॉकलेट, बिस्कुट, साबुन, घड़ियाल, टेलीविज़न, फर्नीचर, इन सभी पे 18% टैक्स लग रहा है। चलो इस पे लगा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे 18% टैक्स लगता है। और टोटल, एक मिनट, इसको 2 बार मैं ले लिया हूँ क्या, हाँ। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसके बाद देखो 7वां 28% दर वाली सेवा व माल कह रहा है। 28% किस किस चीज़ में टैक्स लगता है, तो देखो मोटर कार अगर आप खरीदते हो ना, कार खरीदते हो, साइकिल खरीदते हो, स्कूटर खरीदते हो, तंबाकू, सिगरेट, ये सब एसी उसी, इन सब चीज़ों में, और देखो पेप्सी, कोला, है ना, इन सब चीज़ों में 28% टैक्स लगता है। और ये 28% टैक्स अब तक के सबसे हाई टैक्स है, इससे अधिक और टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो कैसे कैसे किस प्रकार से किन किन चीज़ों में टैक्स लगता है अभी हमने जाना है ना। आगे देखो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे दिया हुआ है। प्रायः वस्तु और सेवाओं के क्रय पर भुगतान किया गया, भुगतान किस आधार पर, जीएसटी के आधार पर। क्रेता के लिए लागत कास्ट नहीं है परंतु संपत्ति है, क्योंकि इसे जीएसटी कलेक्शन से समायोजित किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले से संपत्ति है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोई सामान को बेचते हो तब उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखो कुछ दशाओं में जीएसटी पैड को जीएसटी कलेक्शन से समायोजित नहीं किया जा सकता है। जीएसटी पैड को जीएसटी कलेक्शन से संबंधित नहीं किया जा सकता। जैसे हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो
जीएसटी हम पैड तो करते हैं ना, तो जीएसटी पैड करते हैं तो इसे जीएसटी कलेक्शन में नहीं जोड़ा जाएगा। इनका कहने का मतलब ऐसी दशाओं में क्रय पर चुकाया गया जीएसटी क्रेता के लिए लागत कास्ट बन जाता है। क्रेता, ठीक है, क्रेता और एक होता है विक्रेता। क्रेता मतलब खरीदने वाला, खरीदने वाले के लिए दोनों मिलके क्या हो गए, हमारे लिए लागत कास्ट हो। जैसे मैं कपड़ा खरीदने गया हूँ, 1000 का कपड़ा है, 1000 के कपड़े में 12% का अगर जीएसटी लगा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1020 रुपये, है ना। नहीं 1020 रुपये नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 12% मतलब 1120 रुपये होगा ना, 1120 रुपये हो जाएगा। तो मेरे लिए वो लागत कीमत है ना, मेरे लिए वो क्या है, लागत कीमत है। तो इसको जीएसटी पैड में मैं गिलूँगा, लेकिन ये जीएसटी कलेक्शन में नहीं कलेक्ट नहीं किया जाएगा। इनका कहने का मतलब यही है। आगे देखो, इसके बाद है खाद्य एवं पेय पदार्थों पर किए गए व्यय, जैसे रेस्टा बिल 5% लगता है इसमें जीएसटी। स्वास्थ्य बीमा का भुगतान, भवन मरम्मत, वाहन का क्रय, स्टाफ को निःशुल्क उपहार। तीसरा देखो, जीएसटी पैड को निम्न दशाओं में वापस क्रेडिट किया जाता है। कौन कौन से दशाओं में इसे वापस क्रेडिट किया जाता है, जैसे वापस देना, है ना, वापस देना। क्रय वापसी में होता है, जैसे कि आप सामान खरीदने के बाद उसे आप वापस करते हो तो जीएसटी आपका वापस हो जाएगा, कह रहा है। स्वामीदार निजी उपयोग हेतु में भी होगा, माल के खो जाने पर भी वापसी हो जाता है। माल का नमूने में वितरण करने पर और माल के उपहार अथवा दान देने पर भी जीएसटी नहीं लगता या वापस हो जाता है, ठीक है, ऐसी स्थिति में। इसके बाद देखो चौथा जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। चौथा टॉपिक क्या कह रहा है, निम्नलिखित वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगता है। तो देखो कौन कौन से वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगता है, तो इसको हमने पहले ही पढ़ लिया है ना, इनको हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो पहले पढ़ लिए हैं, तो देखो इसमें दाल है, आटा है, नमक है, जो डेली उपयोग होने वाली चीज़ें हैं उनमें जीएसटी नहीं लगाया जाता। इसके अलावा सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली बिल में नहीं लगाता, मजदूरी एवं वेतन में नहीं लगाया जाता है ना। पाँचवा यहाँ पर टॉपिक आता है, निम्न व्यवहारों में जीएसटी नहीं लगाया जाता है। यहाँ भी क्या कह रहा है, जीएसटी नहीं लगाया जाता। तो कौन कौन से व्यवहारों में, जैसे व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में पूंजी के रूप में राशि लगाने पर, है ना, व्यवसाय के स्वामी द्वारा पूंजी प्रयोग के लिए निकाली गई राशि पर। इसके बाद है तीसरा जो है, बैंक में जमा कराई गई धन पर जीएसटी नहीं लगता, बैंक से निकाली गई, लेन देन भुगतान किया और कटौती प्राप्त की, फिर देनदारों से राशि प्राप्त की और कटौती दी, डूबत ऋण अपलेखित किए तथा डूबत ऋण पुनः प्राप्त किए, इन पर भी जीएसटी नहीं लगता है। मजदूरी और वेतन भुगतान पर भी जीएसटी नहीं लगता है। इसके अलावा बिजली और पानी के व्ययों का भुगतान में और यात्रा व्ययों का भुगतान में जीएसटी नहीं लगता है, इनका कहने का मतलब है।